हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स लायर। आज अपना लेक्चर नंबर शुरू है C1। सी मीन्स अपना जो सी पार्ट शुरू हो चुका है यहाँ से, जिसका नाम है वेव एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन। उसका आज वेरी फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज अपन देखने वाले डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैक्स प्लांक्स थ्योरी को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो उनको ये पता चला कि एनर्जी जो है वो रेडिएट होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, जो कि होते हैं डिस्क्रीट मैनर में, और उसकी जो एनर्जी है वो हमेशा होंगी एच म्यू के मल्टीपल्स में। किस में होंगी? एच म्यू के मल्टीपल्स में। ओके, फिर उसके बाद में जब एक्सरे का इन्वेंशन हुआ और एक्सरे जो है वो डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करने लगा, तो सबको ये लगा कि एक्सरे जो है वो डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी भी शो करता है, उसके साथ साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, तो विच इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू लाइट। विच इज़ वेरी वेरी व्हाट? सिमिलर टू लाइट। अगर एक्सरे लाइट से सिमिलैरिटी शो करता है तो एक्सरे को भी अपन लाइट के फॉर्म में देख सकते हैं, एक्सरे को भी अपन लाइट के कैटेगरी में रख सकते हैं। तो यही बात को प्रूफ करने के लिए ऑथर होली कॉम्पटन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। उसके मुताबिक जो एक्सरे है वो भी लाइट के जैसे बिहेव करता है। एक्सरे के भी जो एनर्जी है वो पैकेट के फॉर्म में आती है। और उसके साथ ही कॉम्पटन ने और एक बात बताई कि जब कोई रेडिएशन, एक्सरे की रेडिएशन को अपन ने एक आधे मेटल सरफेस पे, उन्होंने लीड लिया था, तो लीड के सरफेस पे जब उन्होंने डाला तो वहाँ पे क्या हुई? स्कैटरिंग हुई, जैसे लाइट में स्कैटरिंग होता है। ओके, तो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है लैम्बडा, वो जो है वो कम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है लैम्बडा डैश, वो जो है वो ज़्यादा है लैम्बडा से। और यहाँ पे उन्होंने एक बात यह भी देखी कि जो कुछ भी स्कैटरिंग की वजह से जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, वो आपको इंटेंसिटी के वजह से नहीं मिल रहा। दिस इज़ नॉट ड्यू इंटेंसिटी, बट ये जो है वो किसके वजह से? ड्यू टू दैट एंगल थीटा। जो भी एंगल होगा, स्कैटरिंग एंगल होगा थीटा, उसके ऊपर वो डिपेंड होगा। तो ये जो लैम्बडा और लैम्बडा डैश का जो डिफरेंस है उसे आप बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, और ये भी अपन ने देखा पिछले वीडियोस में। तो अब ये सारी बातें हो गई पिछले बी पार्ट की। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में सबसे मेन जो कंसेप्ट है वो आता है क्वांटम का। अब ये जब क्वांटम ने 1912 में ये अपना हाइपोथेसिस रखा, एक्सरे से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने जो कुछ भी बातें की उसके वजह से जो डी ब्रॉगली है, जो डी ब्रॉगली एमोराइज डी ब्रॉगली है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। अब ये प्रभावित तो हुए, लेकिन इनका जो बोलना था क्वांटम का, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो बोलना था, उसके हिसाब से जो लाइट है वो क्या है? पार्टिकल है। जो लाइट क्या है? पार्टिकल है। तो तब जो है फिजिक्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में था। फिजिक्स कैसा था? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में था। सबको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, क्योंकि कोई बोल रहा था लाइट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, लाइट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव, और बहुत सारे कन्फ्यूजन जब पैदा हो रहे थे तो सब लोग पीछे पड़े थे इस क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने में। अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे मिला? अब इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में जब सब लगे हुए थे, तब जो मॉरिस डी ब्रॉगली है उन्होंने क्या किया? स्टडी करना स्टार्ट किया। अब उनके स्टडी में उनको क्या ढूंढना था? वो ये बात ढूंढ रहे थे कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो वेव जैसा बिहेव करता है या नहीं। ये क्वेश्चन सबके सामने आया था, क्योंकि जो वेव है, जो लाइट वेव है, वो पार्टिकल के जैसे बिहेव कर रहा है। जो लाइट है वो वेव है, और वेव पार्टिकल के जैसे बिहेव कर रहा है, तो पार्टिकल भी वेव के जैसे बिहेव कर सकती है क्या? ये क्वेश्चन सबके सामने आया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझाऊँ तो यहाँ पर सपोज वी टेक अ पॉन्ड ऑफ वाटर। अगर मैंने एक पॉन्ड ऑफ वाटर लिया और उसमें क्या किया? एक पत्थर को क्या किया? थ्रो किया। ओके, जब मैंने ये पत्थर को उस पॉन्ड में फेंका, तो ये जब भी पत्थर इसमें गिरेगा तो वो क्या होगा? वाटर्स में ऐसे वेव फॉर्म्स आपको दिखेंगे। ऐसे क्या होगा? वहाँ पे वेव की फॉर्मेशन होगी। तो कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या कि वो जो वेव फॉर्म हुई वो अचानक जाकर पार्टिकल में कन्वर्ट हो गई? ऐसा आपने कभी देखा है क्या? नो, अपन ने ऐसा कभी नहीं देखा।
या फिर आपने कभी ये देखा है क्या कि जब ये जो पार्टिकल्स जो है वो, अगर आपने एक आधा कोई पार्टिकल आपने उसमें फेंका और वो पार्टिकल जो है वो वेव के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर वो वाटर वेव फॉर्म कर रही है, वो जो वाटर है उसमें वेव फॉर्मेशन हो रहा है, बट आपने देखा है क्या कि पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल वेव के फॉर्म में बाहर निकल गए? नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉट ऑब्जर्वेबल, ये आपने कभी देखा नहीं। मीन्स व्हाट कि एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, जो बड़े लेवल पे है, ये पॉसिबल नहीं होता। मोस्ट ऑफ कंडीशन में क्या कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपन माइक्रो लेवल पे करते हैं, ये सारी चीज़ों कहा करते हैं अपन माइक्रो लेवल पे करते हैं। अब ये बहुत बड़े कंफ्यूजन था कि कैन पार्टिकल बिहेव लाइक अ वेव। जब वेव पार्टिकल के जैसे बिहेव करता है तो पार्टिकल भी वेव के जैसे बिहेव करना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें मॉरिस डिब्रोगली ढूंढ रहे थे तो उनको ये बात बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी और समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। तो उनका जो भी रूटीन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा उनके एटमॉस्फेयर में, उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लग गए थे। तो उनसे ही उनके जो छोटे भाई है लॉविस डिब्रोगली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने सारी बातों को पता किया कि मेरे भाई को आखिर क्या परेशानी है। और जब उनको ये पता चला तो ड्यू टू दैट वो जो माहौल हो चुका था उस टाइम पे, जो माहौल हो चुका था उनके घर का, उनके वजह से ये जो लॉइस डिब्रोगली है उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई छोड़कर क्या कर दिया, पढ़ाई स्टार्ट कर दी फिजिक्स। अब ये जो है लॉइस डिब्रोगली वो हिस्ट्री के बहुत बड़े विख्याता थे, तो ये इन्होंने हिस्ट्री को छोड़कर फिजिक्स में पढ़ाई स्टार्ट कर दी और यहीं पे उन्होंने बहुत बड़े चेंजेस, मतलब बहुत एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया और उन्होंने एक हाइपोथेसिस को सामने रखा जिसे आज अपन डिब्रोगली हाइपोथेसिस को बोलते हैं। और उनके हाइपोथेसिस को जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल गया। डिब्रोगली के हाइपोथेसिस को क्या मिल गया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल गया जब डेविएशन एंड जर्मन ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जब डेविएशन एंड जर्मन में अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तब लॉइस डिब्रोगली के हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल गया और इन्हें फिर 1929 में नोबेल प्राइज़ मिला। जब इन्होंने 1923 में हाइपोथेसिस रखा और डेविएशन एंड जर्मन के एक्सपेरिमेंट के बाद में जब उनका जो हाइपोथेसिस है वो प्रूफ हो गया तब उन्हें 1929 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि ह्यूमैनिटीज़ की स्टडी छोड़ के उन्होंने क्या किया है, हिस्ट्री की स्टडी छोड़ दी और पढ़ाई शुरू कर दी फिजिक्स की। डायरेक्टली उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए अपने स्ट्रीम में और नोबेल प्राइज़ तक ले लिया। नोबेल प्राइज़ से उनको सम्मानित किया गया, बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो अब अपन ने देख ली, उसका रहस्य क्या है, उसके हिस्ट्री के बारे में कि कैसे डिब्रोगली हाइपोथेसिस सामने आए। अब अपन मेनली जाएंगे कि डिब्रोगली हाइपोथेसिस है क्या। अब अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली क्या है कि जब सब बोलते हैं कि कोई पार्टिकल अगर मोशन में है, डिब्रोगली के हिसाब से ऐसा है कि अगर इफ़ अ पार्टिकल इज इन मोशन देन उसके साथ एक क्या होंगी, वेव एसोसिएटेड होंगी, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होंगी। कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसके साथ एक हमेशा वेव एसोसिएटेड होंगी, मतलब उसके साथ पार्टिकल के साथ एक वेव भी मोशन में रहेंगी। ओके, अब ये जो है वो ना ही सिर्फ रेडिएशन को नहीं है, जब सब बोल रहे थे ना लाइट, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, इसकी बातें कर रहे थे, तब डिब्रोगली ने ये बताया कि नेचर लव सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री पसंद है। और ये जो अपन बोल रहे हैं कि ओनली रेडिएशन को ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो सभी को लागू होंगी, फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सभी को मीन्स ऑल मटेरियल पार्टिकल्स को ये लागू होंगी। तो देखते हैं डिब्रोगली ने क्या बताया। तो अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली 1923 में डिब्रोगली ने हाइपोथेसिस रखा और उसके अकॉर्डिंग क्या है, नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर को सिमेट्री पसंद है। ओके, ही सजेस्टेड दैट द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, जो वेव और पार्टिकल की ड्युअलिटी है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी मीन्स व्हाट, वेव इज एक्टिंग लाइक अ पार्टिकल एंड पार्टिकल इज एक्टिंग लाइक अ वेव। तो ये जो ड्युअलिटी है वो सभी के लिए है, वो ओनली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है रेडिएशन को, मतलब ओनली रेडिएशन जो है, लाइट रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसी को क्या है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ऑल मटेरियल पार्टिकल, कोई भी मटेरियल पार्टिकल आप ले लो तो वो डुअल नेचर बताएगा, जैसे डुअल वेव पार्टिकल बिहेवियर को शो करेगा। ओके,
अब इसमें डुअल नेचर पार्टिकल शो करेगा, मीन्स व्हाट, जो पार्टिकल्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाए, प्रोटॉन हो जाए, न्यूट्रॉन हो जाए, एटम्स हो जाए, मॉलिक्यूल्स हो जाए, कोई भी अगर आप मटेरियल पार्टिकल ले रहे हो तो वो जो है वो एग्जिबिट करता है वेव पार्टिकल डुअल नेचर। वो क्या एग्जिबिट करता है? वेव पार्टिकल डुअल नेचर। तो विद एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होंगी, और उसी वेव को उसने नाम दिया डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव। उसे ही जो वेव को है वो डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव से अपन आज पहचानते हैं। तो यही था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। इसी पे उन्होंने बताया कि व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। अपन ने देखा कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, और उस वेव को उन्होंने नाम दिया डी ब्रॉगली वेव, या फिर उसे उन्होंने मैटर वेव के नाम से बोला। ओके, अब ये जो डी ब्रॉगली वेव है उन्होंने एक सिंपल इक्वेशन से बता दिया है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय पी। उन्होंने एक बहुत सिंपल सा इक्वेशन निकाला जिससे आप जो पार्टिकल के साथ में जो एसोसिएटेड वेव है उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो उन्होंने बोला कि वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल वेव और मैटर वेव इज इक्वल्स टू एच बाय पी, वेयर एच इज द प्लांक्स कांस्टेंट एंड पी इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। अब यहाँ पर अपन लेंगे मोमेंटम ऑफ फोटोन। ओके, फॉर फोटोन देख रहे हैं तो ओके। अब अपने को क्या पता है? P इज इक्वल्स टू वॉट? P is equals to momenta, c is the speed of light, h is the Planck's constant and mu is the फ्रीक्वेंसी। अब अपने को पता है कि E इज इक्वल्स टू एनर्जी। E क्या होता है? एनर्जी होता है, और एनर्जी अपन क्या बोल रहे हैं? इन द फॉर्म ऑफ एच म्यू से निकल रहा है, बट एक्चुअल में एनर्जी क्या होता है? E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। आपको तो पता है फ्रॉम द आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन वी नो दैट E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और E इक्वल्स टू एच म्यू के फॉर्म में निकल रहा है फॉर अ पार्टिकल, तो क्या हो गया? एच म्यू इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। अब ये आपको मिल गया है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर क्या है? एम सी स्क्वायर, मतलब एम सी इंटू सी, बट एम सी मीन्स वॉट? मास इंटू दैट वेलोसिटी इज वॉट? मोमेंटम। तो मोमेंटम इंटू सी, तो यहाँ पर मिला पी सी इक्वल्स टू एच म्यू। पी सी इक्वल्स टू एच म्यू कैसे मिला समझा आपको? अब पी सी इक्वल्स टू एच म्यू है, तो म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज वॉट? स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय दैट वेवलेंथ। तो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय दैट वेवलेंथ, तो ये सी सी हो गया कैंसल आउट, बचा क्या? P इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्बडा। अब लैम्बडा की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू व्हाट? एच बाय पी। लैम्बडा इज इक्वल्स टू व्हाट? एच बाय पी। तो ये जो सिंपल इक्वेशन उन्होंने दिया, लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाय पी, उसी इक्वेशन को बोलेंगे अपन डी ब्रॉगलीज रिलेशन। इसी रिलेशन को आप बोलोगे डी ब्रॉगली रिलेशन, जो रिलेशन बताता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मोमेंटम में। ओके, डी ब्रॉगली रिलेशन जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सिंपल मैनर में रखा था, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने इक्वेशन नहीं दिए थे, एकदम सिंपल मैटर ने, एक हिस्ट्री के स्टूडेंट ने एकदम सिंपली जो है वो मैटर वेव को एक्सप्लेन कर दिया था इन द फॉर्म ऑफ सिंपल रिलेशन, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय पी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं कि ये जो लैम्बडा की वैल्यू है वो अपन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और बोल्ट्जमान कांस्टेंट के फॉर्म में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अपन देखने वाले हैं कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी दिए वाली है तो आप वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपके पास अगर बोल्ट्जमान कांस्टेंट है तो आप वेवलेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मिलेंगे अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के सेकंड वीडियो में। तो स्टे ट्यून फॉर द सेकंड वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फिजिक्स फ्लायर को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। और उसके साथ ही जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो बी पार्ट है उसकी जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ पर जाकर आप जो बी वाला प्लेलिस्ट है वो देख लीजिए, और सी वाले प्लेलिस्ट की शुरुआत तो अपन ने कर ही दी है। ओके, तो उसी की भी लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।